एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का ये आज जो हमारा है वो थर्ड टॉपिक है। हमने फर्स्ट और सेकंड को कवर कर लिया है। अब ये जो थर्ड टॉपिक है वो है भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम तो पता है भाई, 1950 से 1990 की अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में वो चैप्टर है हमारा, जो उसी के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, ये हमको इस चैप्टर इसमें पढ़ना है। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने योजनाओं के बारे में पढ़ा कि योजना क्या है, किस प्रकार से इस योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, किस प्रकार से कार्य करती हैं, किस प्रकार से किन लक्ष्यों को रख के हम योजनाएं बनाते हैं, है ना। अब योजनाएं हमने लास्ट में पढ़ी भाई। योजनाएं हमने ये भी जाना कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। जो जो योजनाएं बनाई गई उनमें एक लक्ष्य को ध्यान में रखा गया, और लक्ष्य वो होता है जैसे हमारे देश में जिस चीज की हमें लगता है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए भाई। अगर हमें लगता है कि आज देश में शिक्षा की कमी हो रही है, तो हमें उस को लक्ष्य में रखकर उससे संबंधित योजनाओं को बनाना है और उसको फिर उस क्षेत्र में विकास करना है। तो इस प्रकार जिस जरूरत के हिसाब से लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाता है और योजनाएं बनाई जाती हैं। और इस जो टॉपिक का उद्देश्य कि भारत का जो औद्योगिक विकास है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र ने अपना कितना योगदान दिया और निजी क्षेत्र ने। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है पब्लिक सेक्टर की भूमिका क्या थी, उद्देश्य क्या था, बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास करना, है ना। बुनियादी और जो भारी उद्योग है मतलब एकदम स्टार्टिंग से, और जो फिर अच्छे उद्योग है उनको किस प्रकार से उनका विकास करना, जैसे इस्पात है, खनन है, ऊर्जा से संबंधित ऐसे उद्योगों का। रोजगार के अवसर बढ़ाना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। अब उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तो इस प्रकार रोजगार के अवसर को बढ़ाना। गरीबी और क्षेत्रीय असमानता को घटाना, गरीबी को हमारे देश से दूर करना, गरीबी को हटाना। और असमानता मतलब कि लोगों में जो लोगों के बीच असमानता ना हो, सभी को सभी चीजें समान रूप से मिल सके, सभी का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके, इस प्रकार सबको सुविधाएं प्रदान करना। तो असमानता को हटाना और समानता को लाना। स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भर, हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन हमारे देश में ही किया जाए, स्वदेशी तकनीकी को अपनाया जाए, हमारे देश की ही टेक्नोलॉजी जो है उनको अपनाकर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए। हम दूसरे देशों पर ना डिपेंड रहे, दूसरे देशों पर आत्मनिर्भर ना रहे, हम आत्मनिर्भर बने। योगदान, इस्पात संयंत्र, भारी मशीनरी, रेलवे, ऊर्जा संयंत्र आदि की स्थापना की गई। अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, गरीबी हटे, इसके लिए अब देखिए इस्पात संयंत्र जो है, भारी मशीनरी बनाई गई, रेलवे का निर्माण किया गया, ऊर्जा संयंत्र आदि चीजों की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत से पब्लिक सेक्टर जो है वो बनाए गए, जैसे BHEL, सेल, ONGC आदि, है ना। ऐसे सेक्टरों का निर्माण किया गया, ऐसे सेक्टर बनाए गए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। समस्याएं क्या है कि कई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम घाटे में चलने लगे। अब कंपनियां तो बहुत बड़ी बड़ी बना दी गई, उद्योग भी बड़े बड़े बना दिए गए, नई योगदान मतलब नए और योगदान दिए गए, नई नई चीजों की स्थापना की गई, बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई गई, है ना। लेकिन इसमें जो घाटे ये जो है घाटे में चलने लगे, इसमें लॉस भी होने लगा। अब अक्षमता, अधिक खर्च और राजनीति। अब देखिए बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण किया गया, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, है ना, ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, रेलवे की स्थापना की गई, तो इनमें पैसे भी ज्यादा लगे और घाटे में चलने लगा, और अधिक खर्च भी हुआ, और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका। अब इसमें क्या है, सरकार की भूमिका रहती है सार्वजनिक क्षेत्र में। हमने पढ़ा था अभी जब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जो समाजवादी और निजी और मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा था ना, उसके अंतर्गत भी हमने यही चीजें समझी थी। तो वही है कि निजी क्षेत्र में अब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ कि शुरुआत में केवल लघु एवं मध्यम उद्योगों तक, लघु उद्योगों पर जोर दिया गया और मध्यम वर्गीय जो उद्योग होते हैं उसमें तक सीमित रखा गया। सरकार की अनुमति के बिना नए उद्योग खोलना, नियंत्रण और विनिमय अधिक थे। मतलब इसमें ऐसा था कि भाई निजी सेक्टर है ना ये, तो सरकार के बिना अनुमति के, सरकार के बिना परमिशन के ही नए नए उद्योगों को खोला गया, और इसमें विनिमय अधिक थे और नियंत्रण जो था वो निजी लोगों का था।
योगदान, वस्तुएं जैसे वस्त्र, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का योगदान। योगदान कैसे दिया गया कि वस्तुएं कौन कौन सी, जैसे वस्त्रों पर साबुन और खाद्यों का निर्माण किया गया, खाने वाली चीजों का आदि चीजों का निर्माण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का योगदान दिया गया। निजी क्षेत्रों ने जो ये चीजें लाई वो कौन कौन सी थी, ये इन पे उन्होंने फोकस किया। कुछ बड़े व्यापारिक समूह जैसे टाटा, बिरला, गोदरेज आदि ने निवेश किया। आपने सुना तो होगा, टाटा का नाम भी सुना है, बिरला सुना है, गोदरेज सुना है, गोदरेज की अलमारी भी सभी के यहाँ रहती है। तो ऐसे इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा निवेश किया गया। जो निजी लोग थे, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, वो उन्होंने इन पे ही निवेश किया, इन चीजों को बनाया, इनका निर्माण किया। सीमाएं, पूंजी की कमी, सरकारी, अब इनकी सीमाएं क्या हो गई, मतलब हानि क्या हुई भाई कि पूंजी की कमी आ गई, सरकारी नियमों के कारण तेजी से विकास नहीं हो पाया। सरकार ने अपना जो इन्वॉल्व किया हुआ, उसमें सरकार ने थोड़ा हस्तक्षेप किया, उसके कारण तेजी से विकास नहीं हो पाया। नवाचार और प्रतिस्पर्धा कम रही, नई नई तकनीकें कम आई और प्रतिस्पर्धा की कमी रही, जो कंपटीशन होता है उसकी वो भी कम रहा। सारांश में अगर हम देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र उद्देश्य सामाजिक कल्याण। अब निजी क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, आत्मनिर्भरता, लाभ अर्जन, उत्पादकता क्षेत्र, भारी उद्योग, आधारभूत ढांचा, उपभोक्ता वस्तुएं, छोटे उद्योग, नियंत्रण, सरकार द्वारा सरकार की अनुमति जरूरी, समस्याएं आ गया, क्षमता घाटा, निवेश में कमी हो गई, सरकारी हस्तक्षेप हो गया, है ना, लाइसेंस लोगों को नहीं मिला, बिना सरकार की अनुमति के ही ये अपना काम करने लगे। अब जो निष्कर्ष निकल के आता है कि 1950 से 1990 तक भारत का औद्योगिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक निर्भर था। जो हमारे भारत का औद्योगिक विकास था, उद्योगों का जहां निर्माण किया गया ज्यादा, वो सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक निर्भर था, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक निर्भर था। निजी क्षेत्र पर नियंत्रण अधिक था, जिससे उसका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाया और जिससे उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाया। और 1991 के बाद ही उदारीकरण से निजी क्षेत्र को ज्यादा अवसर मिलने लगा। और इसके बाद जो 1991 का दौर आया, उसी समय से उदारीकरण से निजी क्षेत्र को ज्यादा अवसर मिलने लगा और निजी क्षेत्र पर जो नियंत्रण था, मतलब सरकार जहां 1950 से 1990 तक भारत का जो औद्योगिक विकास था वो सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी, सरकार का ही उस पर नियंत्रण रहता था, जिसके कारण ज्यादा वो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में आई, उसके मुख्य बिंदु क्या है? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, ये डेट याद रखनी है कि पृष्ठभूमि क्या थी कि पहली औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1948 में। परंतु भारत ने अब समाजवाद की दिशा में आर्थिक विकास का रास्ता चुन लिया था। पर भारत ने क्या किया था कि अब समाजवाद की दिशा में आर्थिक विकास का रास्ता चुन लिया था। समाजवाद में हमने पढ़ा था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का इन्वॉल्व रहती है, सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार अपना नियंत्रण रखती है। 1956 का जो प्रस्ताव था दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, तो जो 1956 का जो प्रस्ताव था वो किससे जुड़ा था? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उससे जुड़ा हुआ था, जिसे महालनोबिस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। अभी हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, तो इसका नाम क्या था? महालनोबिस मॉडल के आधार पर तय किया गया था। और जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी? अब महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था 1956 का प्रस्ताव। और क्वेश्चन बनता है कि भाई 1956 का जो प्रस्ताव था वो किस योजना से जुड़ा था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था। और किस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल के आधार पर ये तैयार किया गया था। उद्योगों का 3 वर्गों में विभाजन, औद्योगिक क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। उद्योगों को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। वर्ग नियंत्रण, उदाहरण शेड्यूल ए पूरी तरह से सरकार के पास पर रहता था। इसका जो इसमें पूरी तरह जो सरकार का हस्तक्षेप होता था, पर सरकारी नियंत्रण रखती थी, है ना, भारी मशीनें। और शेड्यूल बी में सरकार और निजी दोनों रहते थे। ठीक है, शेड्यूल में बी में क्या था कि सरकार और निजी दोनों रहते थे, रसायन, उर्वरक, सड़क, परिवहन आदि चीजों पर। और शेड्यूल सी में पूरी तरह निजी क्षेत्र के लिए उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, तो हमने पहले में क्या देखा? ए में पूरी तरह से सरकार के पास परमाणु ऊर्जा, रेलवे, रक्षा उद्योग, ये सब इन सब पे कार्य किया जाता था। दूसरा जो हमने देखा शेड्यूल ए में कि सरकार के पास परमाणु ऊर्जा, रेलवे, रक्षा उद्योग हमने देख लिया। और बी में हमने देखा कि सरकार और निजी दोनों ही इसमें इन्वॉल्व रहते थे, रसायन, उर्वरक, सड़क, परिवहन आदि क्षेत्रों पर फोकस किया जाता था। और सी में पूरी तरह निजी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता वस्तुएं, है ना, उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं वो निजी क्षेत्र जो है वो उपभोक्ता की पूरी तरह उसके अंडर में ही काम होता था और पूरी तरह से उपभोक्ता की वस्तुओं पर फोकस करता था।
अब लघु उद्योग जो थे, सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता, बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास सरकार द्वारा किया जाएगा, है ना। सरकार द्वारा जो है जो उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो कार्यभार कौन है, वो सरकार संभालती थी। तो बुनियादी और जो भारी उद्योग है उन पर उनका विकास किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। और ठीक है, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, क्षेत्र में जो असमानता फैली हुई है, सभी को समान रूप से सभी चीजें नहीं मिल पा रही, उसको दूर करना। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, जो बहुत क्षेत्र पिछड़ चुके हैं, जो बहुत पीछे जा चुके हैं, जिनका विकास बहुत ही पीछे हो गया है, तो उनमें उद्योग स्थापित करना। संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने की बात कही गई कि ऐसा विकास लाया जाए और संतुलित हो, क्षेत्र हो, सबको मतलब एक संतुलन बना रहे, सबको सब चीज का लाभ मिल सके। रोजगार बढ़ाना और गरीबी को हटाना, औद्योगिक विकास के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना, समाज के गरीब वर्ग को आर्थिक लाभ पहुंचाना। अब रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और गरीबी को हटाना, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले, इस प्रकार समाज से जो गरीब वर्ग है उसके आर्थिक लाभ को ज्यादा ध्यान में रखकर कार्य किया गया, जिससे कि हमारे जो समाज से, हमारे देश से जो गरीब लोग हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके और वो भी सब सुविधाओं का लाभ कमा सके। नियोजन आधारित विकास, देश के औद्योगिक विकास को पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए नियंत्रित किया जा गया है। अब जो नियोजन आधारित विकास था वो देश में हमारे औद्योगिक विकास को पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए, जो उद्योगों का विकास हो वो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत नियंत्रित करके किया गया। और इसका निष्कर्ष जो है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने भारत को समाजवादी ढांचे की ओर अग्रसर किया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 1956 जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव हम पढ़ रहे थे ना, तो उसका जो 1956 है, मतलब ये जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव आई वो 1956 में, और भारत को समाजवादी ढांचे को अग्रसर किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुखता और निजी क्षेत्र को नियंत्रित रूप से अनुमति दी गई। ठीक है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख दिया गया और निजी क्षेत्र को भी नियंत्रित रूप से अनुमति दी गई कि एक नियंत्रण में रहकर ही कार्य करना है। ठीक है, यह नीति कई दशकों तक भारत की औद्योगिक दिशा निर्धारित करती रहेगी। यह नीति जो थी वो हमारे देश की जो औद्योगिक दिशा है उसको निर्धारित करने के लिए लाई गई थी, और उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके, औद्योगिक नीति और अच्छी हो सके, उसको किस प्रकार से उसमें नई नई तकनीकों का यूज करके, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके उसको और अधिक अच्छा किया जा सके, उसके क्षेत्र में अच्छे से विकास हो सके, इसके लिए तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने और भारत में समाजवादी ढांचे को की ओर ज्यादा अग्रसर किया और सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी और निजी क्षेत्र को भी नियंत्रण में रहकर अनुमति दी गई कि वो कार्य करे। ठीक है, तो उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, अभी मैंने इसके पहले में देखा कि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा कार्य किए गए, हरित क्रांति लाई गई, और इसमें हमने देखा इस टॉपिक में कि उद्योग पर फोकस किया गया, उद्योगों का विकास किस प्रकार से हो, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, किस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और देश से गरीबी हट सके और लोग बेरोजगार कम रहे और हमारे जो देश की आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें सुधार आ सके और लोगों का जीवन स्तर जो है वो बेहतर कैसे हो सके। और ये जब भी बेहतर होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश से बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का निर्माण किया गया और उस पे ही पूरा फोकस किया गया। और इसमें हमने देखा कि सरकार और निजी क्षेत्र कैसे मिलजुल कर एक मतलब कार्य करते हैं और कैसे एक दूसरे की क्षेत्र में कहाँ पे नियंत्रण रखना है, कहाँ पे किसकी सहायता करनी है, इस प्रकार से दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य भी किया और देश के आर्थिक विकास के बारे में सोचा और उनको लक्ष्य लेकर एक लक्ष्य बनाकर ही कार्य किया और उद्योगों में किस प्रकार से दोनों ने अपना योगदान दिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।